वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टेक्नोराइज नाउ सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आई आर पी डब्ल्यू एम 2024 के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट बी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के सेशंस में हमने पार्ट ए कंप्लीट किया था, जो कि कर्व्स के बारे में बात कर रहा था। उसके अंदर दो पार्ट थे। एक बेसिक कर्व्स के बारे में था, दूसरा रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व्स के बारे में था। वो हमने पिछले कुछ सेशंस में कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी, दैट इज नथिंग बट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट हमारे ट्रैक का होता है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल मैनुअल में हर एक एस्पेक्ट के बारे में, इसके बारे में बात हुई है। तो एक एक चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअल जैसी चीजें बता रहा मैं आपको, थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलूं। पैरा 426 हमारा है टर्नआउट। देखिए, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग कहो या टर्नआउट कहो, दोनों बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली इफ वी से पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, तो यहाँ पर देखिए, जहां पर ये जो स्विच पोर्शन बेसिकली जो है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर दो लाइनें आके इस प्रकार से मिलती है। देखिए, ये मैं यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब इसको कर्व में नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि पॉइंट क्यों कहते हैं और क्रॉसिंग क्यों कहते हैं। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जगह पे ये एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट है। सी, दिस इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए हो गया इसका नाम पॉइंट्स। दूसरा दूसरा एस्पेक्ट जो है, यहां पर आप देखें, लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना। दूसरा, यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर, आमतौर पर रेलवे लाइन में जो है, रेलें हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, लेकिन ये एक असेट ऐसा है जहां पर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती, इसलिए क्या कहते हैं, इसको क्रॉसिंग कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट्स यहाँ पर आप देखते हैं, पॉइंट्स यहाँ पे हो गए क्रॉसिंग, ठीक है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। थोड़ा सा स्कीमेटिकली मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये पोर्शन पॉइंट पोर्शन है और ये आपका क्रॉसिंग पोर्शन। यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसलिए इसको पॉइंट एंड क्रॉसिंग कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इसको टर्न आउट भी कहा जाता है। इसे टर्न आउट भी कहा जाता है, तो जरा इस पर भी हम जरा बात कर लेते हैं, है कि नहीं। टर्न आउट, ठीक है। अब यहां से, ये एक हमारी एक ट्रैक है, प्लेन ट्रैक है, एल एच रेल आर एच रेल है सपोज। अब ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो ये ऐसा पॉइंट है जहां से, देखिए, अब तक हम ट्रैक पे चल रहे थे, तो हम सीधे सीधे जा रहे थे, ये हमारा रास्ता था, ठीक है। ये नॉर्मल मेन लाइन जो बोल सकते हैं, वो हो गई। लेकिन ये जो रास्ता है दूसरा, ये एक ऐसा असेट है जहां से आप इस लाइन से निकल के बाहर जा रहे हैं। टर्न आउट, वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस लाइन, वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस लाइन, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट या टर्न आउट, जैसा भी कहना है, ये हम इसको कह सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी ये चीजें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज टर्न आउट, ठीक है। बाकी कंपोनेंट असेंबली सब हम समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं पहले थोड़ी सी बेसिक चीजों पर बात करूंगा, फिर मैं हमारे मैनुअल के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है। फिर बाद में एक होता है टर्न इन। टर्न इन कर्व करके होता है, ये भी हमारे मैनुअल में यहीं पर दिया गया है। डायग्राम की सहायता ऑलरेडी यहाँ दिया है, तो मुझे बताने की बनाने की जरूरत नहीं है। रेडीमेड डायग्राम, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये मेन लाइन थी। इस लाइन से जब बाहर हम निकल रहे थे, तो ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं टर्न आउट, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये पोर्शन टर्न आउट पोर्शन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, टू बी स्पेसिफिक, ये पोर्शन, ठीक है, कच्चा पक्का, ये आपका टर्न आउट पोर्शन होगा। फिर आप यहाँ पर आके देखेंगे, दूसरा हिस्सा भी मैं जो बता रहा हूँ, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है। थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसको, ये वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है दोस्तों, व्हाट डज इट डू, क्या ये कर क्या रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। देखो, इफ वी टॉक अबाउट दिस लाइन, तो ये जो कर्व था, ये अवे जा रहा था, ये अवे जा रहा था, और ये वाला क्या कर रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है। ऑल्दो उस लाइन के अंदर मर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन उसी की दिशा में जा रहा है। ये थोड़ा अवे जा रहा था, ये टूवर्ड्स लाइन आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज
वी कॉल इट एज टर्न इन, गेटिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टर्न इन कर्व ना, टर्न इन कर्व हम इसको कहते हैं, ठीक है, जो टर्न आउट एंड दूसरा आ जाता है टर्न इन कर्व। ये टर्म जो है थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन इसके अंदर था, टर्न इन कर्व बेसिकली होता क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टर्न इन कर्व बेसिकली क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, टर्न आउट एंड टर्न इन कर्व। अब एक और एस्पेक्ट होता है हमारा क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर। थोड़ा सा इसी में मैं अगर डायग्राम को मॉडिफिकेशन कर दूं तो बताना आसान होगा, मैं आई विल ट्राई टू मॉडिफाई दिस डायग्राम इटसेल्फ। तो लेट अस से कि ये जो हमारी लाइन थी, इसको हमने ऐसा ले लिया। तो अभी आप देखें, नॉट एग्जैक्टली लेकिन मिलता जुलता आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि ये आपका क्रॉस ओवर बन गया। देखिए मैं यहाँ पे इसको, हाँ आप देखिए, आप ये टर्न इन कर्व वगैरह टर्म हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी दिस ऑल्सो बिकम्स योर टर्न आउट, इजंट इट, टर्न आउट। ठीक है, मैंने इसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। तो एक आपने देख लिया, ये टर्न आउट कर्व हो गया, ये दूसरा होगा, दूसरा टर्न आउट कर्व हो गया, इजंट इट। तो ये हो गया एक टर्न आउट, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन, तो ये हो गया आपका एक टर्न आउट। इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन, सपोज मैं डायरेक्शन तय कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये समझो इस प्रकार से जा रही एक डाउन की है और एक अप की गाड़ी है, सपोज इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो अब ये इसके हिसाब से ये टर्न आउट हो गया, और अगर दूसरी लाइन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इस लाइन के हिसाब से देखता तो ये एक टर्न आउट हो गया, इजंट इट, ऐसे ही है बिल्कुल, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, गेटिंग। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं, इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं, सपोज आई सी देम टुगेदर, लाइक ये गाड़ी इधर से आके इधर जा रही है, तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, बेसिकली इस डायरेक्शन में हो क्या रहा है, दोनों लाइनें एक दूसरे का पाथ को क्रॉस कर रही है। देखिए इसका रास्ता ऐसा था, इस गाड़ी का रास्ता ऐसा था, इस गाड़ी का रास्ता ऐसा था, लेकिन अब गाड़ी ना ऐसा जा रही ना ऐसा जा रही है, एक लाइन से दूसरे लाइन पे इसको क्रॉस कर रही है, तो इसे हम कहते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस ओवर। इसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज क्रॉस ओवर। आई बात समझ में, तो क्रॉस ओवर जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई आपको जो जानना जरूरी है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन करके आपको बता दिया। तो ये भले टर्न इन कर्व की डेफिनेशन में था, मैंने इसके अंदर क्रॉस ओवर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जानना हमें जरूरी होती है। एक और एस्पेक्ट होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीजर क्रॉस ओवर, मैं थोड़ा उस पर भी बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो है सीजर क्रॉसओवर बताने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय सीजर क्रॉसओवर। तो देखिए, ये आपने नॉर्मल क्रॉसओवर देखा, अभी मैंने आपको साधारण क्रॉसओवर के बारे में बताया, तो मैं सिंपल इसमें इसी डायग्राम में बताता हूँ। जैसे कि ये सब जो समझो डाउन लाइन है, ये इसका नॉर्मल पाथ है, इधर से ऐसा जाती है। अपलाइन की अगर हम बात करें तो अपलाइन समझो इस प्रकार से जाती है। ओके, ये चीजें क्लियर है, डाउन और अब आपको क्लियर है। इसके अलावा एक मूवमेंट हमने जो क्रॉस ओवर पढ़ा, एक अभी हमने क्रॉस ओवर जो पढ़ा, ये देखिए ये एक डायरेक्शन है, इस प्रकार से जाना। ठीक है, ये एक क्रॉस ओवर हुआ। दूसरा, इसी में अगर हम देखेंगे तो एक और मूवमेंट है, यहां से ऐसा आते हुए सपोज, या टू एंड फ्रो कैसा भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं यहां से जाओ वहां से जाओ, ये। तो देखो आप इसमें एक और क्रॉस, यानी ये एक क्रॉस ओवर ये ब्लू वाला, दूसरा क्रॉस ओवर ये आपका ग्रीन वाला। ठीक है, ये गाड़ी अभी ऐसा भी जा सकती है, ऐसा भी आ सकती है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ है। ठीक है, एनीवेज, लेकिन एक ही पोर्शन के अंदर, व्हाट आई मीन बाय एक ही पोर्शन, इससे एक ही पोर्शन कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो इतना पार्ट है, ये देख लीजिए इतना, यानी यहाँ पर स्विचेस होंगे, यहाँ पर दोनों लाइनों की, इसी के सामने यहाँ पर स्विचेस है, इतने ही पोर्शन में हमने दो क्रॉसओवर डाल दिया। तो कांट यू सी, आपको ऐसा महसूस नहीं होता क्या कि यहाँ पर सीजर हमारी होती है ना, कैंची, सीजर हमारी कैसी होती है, सीजर में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है,
है कि नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये सीधर ओपन एंड क्लोज होती है, मैंने थोड़ा सा टोंग जैसा बना दिया है, लेकिन ठीक है, एनीवेज आप समझ सकते हैं ना, कैंची की तरह। यानी ये हिंज पॉइंट हो गया और यहाँ से ओपन क्लोज हो सके इस प्रकार से, यहाँ वो होता नहीं, अलग चीज है, लेकिन सीजर के जैसा महसूस होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सीजर क्रॉस ओवर। ठीक है। सीजर क्रॉस ओवर हमेशा किन्हीं दो लाइनों के बीच में बनती है दोस्तों, किसी भी दो लाइन के बीच में सीजर क्रॉस ओवर बनती है। ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट असेट हमारा जो है डायमंड सिंगल स्लिप, या सॉरी ऑर्डिनरी डायमंड, मैं एक एक असेट आपको और भी जो ट्रैक में होते हैं वो बताते जाता हूँ। ऑर्डिनरी डायमंड। ऑर्डिनरी डायमंड क्या होता है मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। अभी इसके पहले हमने सीजर क्रॉसओवर देखा, सीजर क्रॉसओवर दो लाइनों के बीच में बन रहा था, लेकिन जब डायमंड जब भी बनता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, डायमंड ऑलवेज बीच की लाइन होती है। और डायमंड जब भी होगा, चाहे कोई भी डायमंड होने दीजिए, तो डायमंड जब भी होगा तो तीन लाइनें इन्वॉल्व होगी, और जो मिडल लाइन होगी उस पर ही डायमंड बनता है। इस चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे ये डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पर ये एक डाउन लाइन है, फिर अप लाइन है, फिर एक डाउन लाइन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डाउन से दूसरे डाउन में जाने के लिए, यहाँ भी अभी हमारा पाथ हमारा हो गया ना, दिस इज द पाथ नाउ। ठीक है, इस लाइन से इस लाइन में इस तरीके से हमारा मूवमेंट होना है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, यहां पर आप देखें, इस लाइन को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें, कि यहां पर एक डायमंड बना। डायमंड एक्चुअली बोलते किसको है दोस्तों? डायमंड बेसिकली बोलते किसको, ये समझ लीजिए कि डायमंड जो एक आकार का नाम है, डायमंड इज अ नेम ऑफ अ शेप। ठीक है, ये इस प्रकार का जो शेप होता है, ओके, इसको डायमंड कहा जाता है। ये जरा जो आप मार्केट में स्वीट मिलती है ना, काजू कतली समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम होता है उसका, बस ये जो शेप होता है इसको डायमंड कहा जाता है। तो ये डायमंड कहाँ फॉर्म हो रहा है? अगर हम गौर से देखेंगे तो इस पोर्शन में डायमंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो डायमंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द लाइन बिटवीन, ऑन द लाइन बिटवीन टू ट्रैक्स, है कि नहीं, यानी कि जो बीच वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर डायमंड बनता है। इसे हमने कहा ऑर्डिनरी डायमंड। अब इसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर मूवमेंट कैसा होगा? भाई इस डाउन से दूसरे डाउन में जाना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, यानी दिस डायमंड। ओके। दूसरा दोस्तों होता है हमारा डायमंड सिंगल स्लिप। अब देखिए इसके अंदर इस क्रॉसओवर, बेसिकली डायमंड इज अगेन अ क्रॉसओवर ओनली। अगर हमने इसको देखा गौर से तो ये क्रॉसओवर नहीं है, डाउन से डाउन की क्रॉसओवर है। पहले जब हमने पढ़ा था डाउन से अप या अप से डाउन, इस प्रकार से था। यहां पर डाउन से डाउन क्रॉसओवर थ्रू अ डायमंड होता है। ओके। एक और हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है इसके अलावा, कि सपोज इस लाइन से अगर मैं इसको लाइन को नंबर दे दूं तो शायद आपके लिए आसान होगा। इसको लाइन नंबर 1 कह देते हैं, इसको लाइन नंबर 2 कह देते हैं, और इसे कह देते हैं लाइन नंबर 3। ठीक है, ये जो अभी मूवमेंट हमने देखा 3 to 1, ठीक है ना। अब यहां पर मैं लिख दूं कि 3 to 1 जाने के लिए ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डायमंड। लेकिन अगर मुझे दोस्तों, सपोज इफ आई हैव टू गो थ्रू दिस व्हाट वी से, हमारा 3 से 2 पे जाना है, सपोज हैव टू गो फ्रॉम 3 to 2, 3 से 2 पे जाना है, अगर लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 2 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस रोड इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अपार्ट उसी डायमंड के अंदर हमारा इस प्रकार का अरेंजमेंट जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहां से हमारा एक और मूवमेंट पॉसिबल होगा, कि ये इस प्रकार से इस लाइन पर भी हम जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डायमंड सिंगल स्लिप। शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको डीएसएस कहते हैं, है कि नहीं। ऑर्डिनरी डायमंड को भी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ओडी, और इसको हम लोग डीएसएस कहते हैं। इसमें मूवमेंट कैसा पॉसिबल होगा? लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 2 पर जाना हमारे लिए यहां पर मुमकिन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक और रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अगर मुझे लाइन नंबर से 2 से लेके 1 पे जाना है, सपोज हैव टू गो फ्रॉम लाइन नंबर 2 to 1, देन व्हाट शैल वी डू? तो यहां पर एक और हमारा रास्ता बन जाएगा दोस्तों, कि जैसे आपने यहां देखा था, एक और स्लिप रोड हम बना देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके।
अब क्या होगा, ये रास्ता हमारे लिए क्या इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इससे हमें फायदा ये होने वाला है दोस्तों कि यहां से अगर इस रास्ते से मुझे लाइक 2 to 1 मुझे जाना है तो भी मैं जा पाऊंगा, है कि नहीं। तो आप समझे मेरी बात को। तो अगर अब मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अगर ये ग्रीन वाला पाथ नहीं होगा, देखिए डायमंड सिंगल स्लिप दो हो सकते हैं यहाँ पर। डायमंड सिंगल स्लिप दो हो सकते हैं। एक आपका हो जाएगा कि मैं लिख देता हूँ, एक डायमंड सिंगल स्लिप और लिख देता हूँ। डायमंड सिंगल स्लिप, तो ये हमारा हो जाएगा 2 to 1। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑर्डिनरी डायमंड जो आपका है उसके अलावा ऑर्डिनरी डायमंड में ही सारे स्लिप रोड आते हैं। सारे स्लिप रोड आपके ऑर्डिनरी डायमंड में ही आते हैं। तो ऑर्डिनरी डायमंड तो आपका हो गया जो 3 से 1 का ही मूवमेंट करेगा। अब उसके अंदर अगर हमने मान के चलिए कि इस तरीके से अगर मूवमेंट हमें करना है, कैसा मूवमेंट करना है, 3 से लेके 2 पे करना, तो हमारे ग्रीन वाला स्लिप रोड आ गया, यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि मुझे इसकी जरूरत ना हो, मुझे इसकी जरूरत ना हो, मुझे सिर्फ जरूरत होगी कि भाई 2 से लेकर 1 पर जाऊं मैं, तो मैं यहाँ पे रेड वाला जो स्लिप रोड है ये यूज करूं। तीसरा हो सकता है डीडीएस। तीसरा हो सकता है डीडीएस, डायमंड डबल स्लिप। डायमंड डबल स्लिप, ये आपके जो है क्या मूवमेंट करेगा, इसमें देखो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। 3 से लेके 1, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। दूसरा, 3 से लेके 2, यस इट इज पॉसिबल। तीसरा, 2 से लेके 1, ऑल द मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन वन ओनली। ठीक है, इवन डायमंड सिंगल स्लिप में भी 3 to 1 और टू, यहाँ पर भी 3 to 1 आएगा दोनों सिंगल में। मैंने डायमंड डबल स्लिप के बारे में बात किया। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो सीधे जाओ या तो ऐसा जाओ ना, वापस से बताता हूँ। एक तो सीधे ऐसे चले जाओ, दूसरा इस रोड से यहाँ से जाओ, या इस रोड से यहाँ से जाओ, या वाइस वर्सा, वॉट एवर इट इज। यानी कि इसमें टोटल मूवमेंट कितने हैं, डायमंड डबल स्लिप के अंदर 3 मूवमेंट हमारे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? ठीक है दोस्तों, तो सभी को करीब करीब क्लियर है। मैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मूवमेंट क्या क्या पॉसिबल होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डायमंड है, ऑर्डिनरी डायमंड यानी कि ये वाला बीच वाला पार्ट, यानी कि इस लाइन का ये वाला पार्ट, तो इसमें खाली क्या होगा भाई, 3 से आप 1 पर चले गए या 1 से 3 पे चले गए, ये वाला होगा। 3 to 1 को 1 to 3 करो, जैसा वर्किंग का यार्ड का मूवमेंट होगा वो होगा। दूसरा, दूसरा क्या कहा, डायमंड सिंगल स्लिप। सिंगल स्लिप में क्या होगा, अगर आपको इस डायरेक्शन में ऐसा जाना है तो आपका स्लिप रोड यहाँ पर आएगा। आपका स्लिप रोड यहाँ पर आएगा तो आप 3 से 2 या 2 से 3 आ पाएंगे, जो ग्रीन कलर से हमने दर्शाया। ठीक है, या एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें 2 to 1 मूवमेंट करना है, तो ये हम स्लिप रोड यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ से मूवमेंट होगा, या फिर वाइस वर्सा, 2 to 1 को या 1 to 2 को, ये पॉसिबल है। ये दोनों डायमंड सिंगल स्लिप एक ऑर्डिनरी डायमंड में दो दिशा में हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीसरा क्या कहा, तीसरा ये कहा कि अगर दोनों ही दिशा में मूवमेंट करना है हमें, तो हमें 2 स्लिप रोड देने पड़ेंगे। एक स्लिप रोड ऐसा यहाँ पर, और दूसरा स्लिप रोड हमारा जो होगा दूसरी दिशा में होगा। तो ये हो जाएगा आपका डीडीएस, जिसको हम कहते हैं डायमंड डबल स्लिप, ये जो हमने अभी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, डायमंड डबल स्लिप, तो इसके अंदर ऐसा भी मूवमेंट पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। तो अब इस डायग्राम को आप लोगों ने देखा। हमने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले टर्न आउट क्या होता है वो बताया था ना, हमने आपको बताया था टर्न आउट क्या होता है। तो ये देख लीजिए, ये टर्न आउट है ना, ये टर्न आउट है। इसी टर्न आउट को, यानी ये जो टर्नआउट है इसी का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन थोड़ा सा इन लोगों इन्होंने यहाँ पे एनलार्ज करके हमें बताया है। एनलार्ज करके हमें बताया गया है, इसी को हमें जरा समझना है। दिस ओनली इज कॉल्ड एज टर्नआउट। ठीक है, टर्नआउट भी कहते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी कहते हैं, दोनों सिनोनिमसली यूज किया जाता है टर्म, तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहता है हमारा मैनुअल टर्नआउट के बारे में, जरा उसको पढ़ लिया जाए।
व्हाट इज टर्नआउट? Turnout is a geometrical installation of track to allow movement of train from one track to another track. टर्नआउट एक ज्योमेट्रिकल इंस्टॉलेशन है किसी ट्रैक में हम डालते हैं जो क्या अलाउ करता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन की मूवमेंट को अलाउ करता है, उसे हम कहते हैं टर्नआउट। इस पर हमने भी बात ऑलरेडी कर ली है, डायग्राम हमने देख लिया है। अ क्रॉसओवर कंसिस्ट ऑफ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं, मतलब इधर मेंशन नहीं इसलिए कह रहा हूं। अ क्रॉसओवर कंसिस्ट ऑफ टू टर्नआउट्स। एक क्रॉसओवर कभी हम बनाएंगे तो उसमें दो टर्नआउट्स आते हैं। अगर मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरी एक लाइन, ये मेरी दूसरी लाइन, अगर इनमें मूवमेंट आपस में होना है तो हम दो टर्नआउट को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर इस परिस्थिति में क्या होता है कि दो टर्नआउट्स हुआ करते हैं। एक टर्नआउट आपका होगा यहां पर, दूसरा होगा यहां पर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक क्रॉसओवर बनाते हैं। आप लोगों ने लाइन पर देखा होगा, लाइन पर देखा होगा कि हर पॉइंट को एक कुछ नंबरिंग होती है, हर पॉइंट की कुछ नंबर, फॉर एग्जांपल पॉइंट 101 A, 101 B, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप अगर मैं कहूं, अब मैं अगर क्रॉसओवर टर्नआउट की भाषा में बात करूं, लेट अस नेम इट। सपोज ये पॉइंट है 101A और दूसरा पॉइंट है पॉइंट 101B। ये हुआ 101A, ये हुआ 101B। लेकिन अगर मैं कहूं टर्नआउट पूछा तो 101A या 101B, तो इंडिविजुअल टर्नआउट की बात होगी। लेकिन अगर क्रॉस ओवर पूछा तो मैं क्या कहूंगा, क्रॉस ओवर 101। फिर उसमें ए और बी बताने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। क्रॉस ओवर 101 का तो दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर आ जाएगा, नहीं ऐसा है। करेक्ट, इसे कहते हैं क्रॉस ओवर। आई बात समझ में? अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और एक बात बता देता हूं, क्योंकि हम लोग वर्किंग करते हैं तो अब कई जगह पे ए और बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका डायरेक्टली हमारे लाइक पीवे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जरूर हमारे वर्किंग से रिलेटेड है, तो वो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। ये जो नंबरिंग होती है किसी भी क्रॉसओवर में पॉइंट की, ठीक है, 101 नाम दिया, 102 नाम दिया, वॉट एवर इट इज नेम, अलग चीज है वो। लेकिन ये ए और बी, या कई जगहों पर ए बी की जगह फर्स्ट सेकेंड भी यूज करते हैं, 101 फर्स्ट, 101 सेकेंड, ऐसा भी यूज होता है। तो फर्स्ट सेकेंड को या ए और बी को, इसका लॉजिक जो है जीएनएसआर से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा बता देता हूँ, कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ कि हमारा कोई एक यार्ड है। ठीक है, यार्ड है तो यहाँ पे बहुत सारी लाइनें होंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे जो है ना स्टेशन मास्टर की कैबिन होगी ना। तो लेट अस टेक लाइक सपोज यहाँ पर स्टेशन मास्टर, सॉरी, सपोज एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एसएम बैठते हैं, स्टेशन मास्टर जो होते हैं ना, एसएम, है कि नहीं? जहां पर भी स्टेशन मास्टर बैठे, वो उन्हीं का काम है इसको पॉइंट्स को ऑपरेट वगैरह करने का। तो जो कॉन्सेप्ट ए और बी का है ये मैं जरा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स कि भाई ये इधर का इसका ऐसा मूवमेंट है, ये इसका ऐसा वैसा, वट एवर इट इज। ठीक है ना, वो मूवमेंट यार्ड का जैसा भी होता होगा वो होगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ए और बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग लाइन पर वर्किंग करते हैं तो हमें इसके बारे में भी अंदाजा होना चाहिए कि अब ये स्टेशन मास्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉस ओवर, देखिए अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्रॉस ओवर बनाया। नाउ लेट अस टेक मेक गिव सम नंबर, गिव देम सम नंबर। ओके, हमने नंबरिंग कर दिया कि सपोज कि ये वाला हो गया 101 क्रॉस ओवर हो गया, ये हो गया 102, ये हुआ 103। ठीक, ये हुआ समझो 104, 105, 106, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या दिया, क्रॉसओवर्स के नाम दे दिए। मैंने क्या किया, ये क्रॉसओवर्स को नाम दे दिए। करेक्ट। अब इसमें ए और बी का कॉन्सेप्ट सिंपल आप समझ लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां स्टेशन मास्टर से नजदीकी पॉइंट होगा, कोई भी क्रॉसओवर का नजदीकी, उसको ए एंड कहेंगे। यानी कि अब ये 102 है, दिस इज नियर टू स्टेशन मास्टर्स कैबिन, तो ये हो जाएगा ए। समझे? इसे कहेंगे 102A, दिस विल बिकम 102A। ठीक है, तो ऑपोजिट वाला दूसरा 102B हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट देख लें आप, कौन सा वाला, ये वाला देख लें आप। इसमें ये वाला आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा 101A।
ये हो जाएगा 101 बी, क्योंकि दूर है। इसी तरीके से यहाँ वाले एक एक रैंडमली एक 105 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 105 नजदीक कौन सा ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 ए, ये हो जाएगा 105 बी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ए, ये बी, ये 106 ए, 106 बी, 103 ए, 103 बी, लाइकवाइज द नेमिंग इज देयर, ठीक है। तो ये भी जरा थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। जो आपके स्टेशन मास्टर के पास होगा, यानी स्टेशन से करीब होगा, जहाँ पे मास्टर बैठते हैं, उनके जो करीब वाला पॉइंट ए एंड कहलाएगा, दूर वाला जो होगा आपका बी, या कहीं कहीं जगह पे उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड भी लिखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि कनेक्टिंग कर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा है, हमने हमने इस ये असेंबली में आप टर्न आउट के गए नहीं हैं, थोड़ा उसको भी बता दिया जाए। टर्न इन कर्व तो आपने देख लिया, टर्न इन कर्व तो आपने देख लिया कि भाई ये इस जैसे आमतौर पर जब लूप लाइन को कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका एक टर्न इन कर्व बनता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। एक होता है कनेक्टिंग कर्व। कनेक्टिंग कर्व क्या होता है, मैं यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको बता देता हूँ, व्हाट इज मीन बाय कनेक्टिंग कर्व। समटाइम्स ऐसा होता है दोस्तों कि आपकी ये जो लाइन है यहाँ से निकले, और एक दूसरी किसी लाइन को हम जाते हैं, तो ये काफी बड़ा सा पैच होता है, ये इस प्रकार से इट इज नॉट गोइंग टू अ लूप लाइन और समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा दूर ऐसा जाता है। तो दिस बिकम्स योर कनेक्टिंग कर्व, ठीक है, यानी इधर से कोई लाइन होगी, इसके आगे जो है कोई दूसरी लाइन वगैरह होगी, समथिंग ऐसा। तो ये यहाँ पर जो ये कर्व होगा, इसको हम कहते हैं, वी कॉल्ड एज कनेक्टिंग कर्व, ठीक है। टर्नआउट से निकले इसी बाद में ये जो पोर्शन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कनेक्टिंग कर्व। क्या होगा ये आपका कनेक्टिंग कर्व। गेटिंग? आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कुछ इसमें डाउट है किसी को? कनेक्टिंग कर्व क्या होता है? देखिए, टर्न इन कर्व जो था वो आपकी लूप लाइन वगैरह को जा रहा था, लेकिन कई बार देखिए जरूरी नहीं है कि दो लाइन हमेशा पैरेलल में ही हो, कई बार एक स्क्यूड एंगल पे, इंक्लाइन एंगल पे भी कोई लाइन अगर आपकी जो है निकलती होगी। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये लाइन ऐसी जा रही है, और यहाँ से जो है ना एक और लाइन है हमारी, जो सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, ये इधर से इस प्रकार से लाइन कोई जा रही है, ठीक है। तो ये जो कर्व होगा आपका काफी बड़ा कर्व होगा ये बेसिकली, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर आपका ये कनेक्टिंग कर्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक क्रॉसओवर में एक टर्नआउट और एक टर्न इन कब होता है? नहीं, अगर क्रॉसओवर कहोगे तो दो टर्नआउट होंगे। जब हम बात करेंगे क्रॉसओवर की, दो लाइनों के बीच में होगा तो दो टर्नआउट होगा, उसमें कोई टर्न इन कर्व नहीं होगा, उसमें टर्न इन कर्व नहीं होता। टर्न इन कर्व जैसे कि अभी आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं कि कोई लूप लाइन है, कुछ है, तब आपके टर्न इन कर्व आते हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है, ये भी मैं आपको जानता हूँ कि हमारे मैनुअल में जब हम लोग टीएमएस में आजकल एंट्री करते हैं तो टर्न इन कर्व है क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं? जब आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डिटेल इंस्पेक्शन करते हो तो टर्न इन कर्व का डिटेल पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ तो स्ट्रेट वे आपको टर्न इन कर्व दिखता है, लेकिन अगर हमारे मैनुअल की भाषा में अगर हम बात करेंगे, तो टर्न इन कर्व एग्जैक्टली तो नहीं, हमारी कोई एक रिसेंट में कोई करेक्शन स्लिप आई थी, उसके बाद से रीडिंग लेने के लिए इसके लिए बोल दिया है। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट जो स्लीपर होती है, उसको जीरो स्टेशन लेकर आगे रीडिंग लेने के बारे में उसमें बात हुई है कि नहीं? तो वो जरूरी नहीं है कि टर्न इन कर्व है, लेकिन उसके आगे की कुछ रीडिंग लेनी है। अब वाई दे कॉल इट एज टर्न इन कर्व, दैट इज मैटर ऑफ क्वेश्चन। टर्न इन कर्व तो ऐसी परिस्थिति में आएगा जब आप किसी लूप लाइन को या ऐसी कोई लाइन को कनेक्ट करेंगे। यही अगर दो लाइनों के बीच में बनेगा तो दोनों टर्नआउट्स हो जाते हैं, ठीक है, देन दैट इज नॉट अ टर्न इन कर्व। ओके, टू बी स्पेसिफिक। अब हम फिर से लौट आए हैं हमारा पैरा 426 में, टर्नआउट के बारे में अभी हमने सब चीजें समझ ली। अब एक टर्नआउट के अंदर तीन सब असेंबली होती है। अ टर्नआउट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब असेंबली, यानी उसमें तीन चीजें होंगी, एक होगा स्विच असेंबली, लीड असेंबली एंड क्रॉसिंग असेंबली, ठीक है। स्विच असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी जैसे यहाँ पे उन्होंने तो मार्क करके दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज एस आर जे ना। दो एस आर जे हुआ करते हैं ना, स्टॉक रेल जॉइंट। बेसिकली वो क्या होता है, स्टॉक रेल जॉइंट होता क्या है दोस्तों?
हाँ, ये डायरेक्ट इस पे तो नहीं होता, आपके एटीएस पे तो नहीं होता, समवेयर उसके थोड़ा सा पहले होता है। ठीक है ना, तो अगर यहीं पॉइंट आउट करना ठीक नहीं है। तो ये एसआरजे यानी कि स्टॉकरेल जॉइंट। स्टॉकरेल जॉइंट, स्टॉकरेल जॉइंट इज अ पॉइंट, स्टॉकरेल जॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपके ट्रैक का जो है ना, प्लेन ट्रैक और टर्नआउट आपस में आके जुड़ते हैं। जहां आपका प्लेन ट्रैक और टर्नआउट आकर जुड़ता है उसको कहते हैं स्टॉक रेल जॉइंट। ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, दोस्तों इसकी? उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। इट शुड ऑलवेज बी वेल्डेड। उसको हमेशा हमें क्या करना है, वेल्ड करके रखना है। या अगर मशीन जॉइंट भी बोला तो चलेगा, लेकिन मशीन जॉइंट क्यों रखना है? मशीन जॉइंट यानी कि जीरो गैप जॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या, इट शुड ऑलवेज बी वेल्डेड, एसआरजे को हम वेल्डेड रखना चाहिए। दूसरी बात, एसआरजे से स्टार्ट होता है। और अगर हम टर्नआउट की बात करेंगे तो वहां पर जो है हील ब्लॉक करके होता है, हील ऑफ स्विच जिसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज हील ऑफ स्विच, HOS करके हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वी कॉल इट एज HOS, हील ऑफ स्विच। ठीक है, हील ऑफ स्विच करके हम कहते हैं। तो हील ऑफ स्विच जो होती है दोस्तों, HOS, तो यहां पर इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर दो बोल्ट्स होते हैं, यानी कि ये जो ब्लॉक होता है इसके अंदर देर आर टू बोल्ट्स पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हील ऑफ स्विच। ठीक है, HOS। गेटिंग क्लियर है दोस्तों? ये हो जाता है आपका हील ऑफ स्विच। तो स्विच असेंबली जो होती है, स्विच असेंबली जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एसआरजे, स्टॉकरेल जॉइंट से स्टार्ट होती है, हील ऑफ स्विच पर आके ये टर्मिनेट होती है। अब इसमें और भी चीजें हैं दोस्तों, इसमें और भी चीजें हैं। यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज, अच्छा मैंने दो कुछ बेसिक चीज तो बताई नहीं आपको। स्विच पोर्शन जो है इसको स्विच क्यों कहते हैं, स्विच पोर्शन इसको स्विच क्यों कहते हैं, कि ये टर्नआउट का वो पोर्शन है जहां पर ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच करती है। स्विच आप समझते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच होती है कि नहीं, बटन ऑन ऑफ, ये क्या है, स्विच करते हैं भाई, ऑन है तो ऑफ कर दिया, ऑफ है तो ऑन कर दिया, कंडीशन चेंज कर दिया। तो स्विच में क्या होता है, परिस्थिति चेंज होती है, या तो मेन लाइन पर ट्रेन होगी या तो वो टर्नआउट पर जाएगी, यानी मेन लाइन में जाएगी या तो लूप में जाएगी या किसी क्रॉसओवर पे जाएगी। तो ट्रेन को स्विच, यानी ये वो असेंबली है जहां पर एक्चुअली ट्रेन गेट्स स्विच्ड, ट्रेन स्विच होती है एक लाइन से दूसरे लाइन पर। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, हमारे पास प्रोविजन क्या होता है, उसके लिए वी हैव गॉट देयर समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक रेल्स। क्या होता है हमारे पास, हमारे पास स्टॉक रेल हुआ करती है, क्या होती है, स्टॉक रेल, STOCK। ठीक है, स्टॉक रेल्स जोड़ी में होती है इसलिए मैं स्टॉक रेल्स कह रहा हूं, ठीक है नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं इस तरफ, तो ये LH स्टॉक रेल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा IL स्टॉक रेल। ठीक है, ये जो स्टॉक रेल्स हुआ करते दे आर फिक्स्ड इन नेचर। व्हाट डज इट मीन बाय फिक्स्ड इन नेचर? दैट मीन्स दे आर नॉट मूविंग। उसको आपने एक बार बिछा दिया वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास टंग रेल। दूसरा क्या होता है हमारे पास, टंग रेल ना। दूसरा सेट हमारे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट टंग रेल। टंग यानी जबान। जबान कैसी होती है दोस्तों, जबान कैसी होती है हमारी, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो एक जगह रहेगी क्या, नहीं। जैसे हमारे दांतों, अगर स्टॉकरेल टंगरेल को समझना है तो हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जॉस के मतलब मुंह के अंदर जो दांत है, वो सारे के सारे स्टॉकरेल की तरह दे आर फिक्स्ड। बट द टंग रेल कैसा, दांतों के बीच में कभी इधर कभी उधर मूवमेंट करते रहती है, तो इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो टंग रेल इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब टंग रेल का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी से ये जो है ट्रेन को स्विच करती है। ठीक है, तो यहाँ पर टंग रेल्स भी हमारी दो हो जाएंगी, दो स्टॉक रेल्स दो टंग रेल। तो स्विच पोर्शन में यू वी गेट टू स्टॉक रेल्स एंड टू टंग रेल्स। अच्छा, दूसरी बात, एक स्टॉक रेल कभी भी स्ट्रेट रहेगी, दूसरी वाली कर्व्ड रहेगी। एक स्टॉक रेल स्ट्रेट, दूसरी वाली कर्व्ड। स्ट्रेट स्ट्रेट स्टॉक रेल के साथ में कर्व्ड टंग रेल लगेगी, कर्व्ड स्टॉक रेल के साथ में स्ट्रेट टंग रेल लगेगी।
एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। वो एक्सेप्शन क्या है? सिमिट्रिकल स्विच के अंदर जो है सभी कुछ कर्व्ड होता है। स्टॉक रेल भी आपकी कर्व्ड होती है, टंग रेल भी होती है। यहाँ पे स्ट्रेट और जो कर्व का मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट सिमिट्रिकल स्प्लिट में नहीं होता, लेकिन अदरवाइज स्ट्रेट स्टॉक रेल, अभी इसी डायग्राम को देख लीजिए आप, इसी डायग्राम को आप देख लीजिए। ये आपकी स्टॉक रेल स्ट्रेट है, तो इसके साथ जो टंग रेल लगी हुई है वो कर्व्ड है कि नहीं? और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक रेल कर्व्ड है, साथ में जो टंग रेल लगी हुई है वो क्या है आपकी? स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, इसको डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे इतना बताना था कि एसआरजे से स्टार्ट होता है, स्टॉक रेल और टंग रेल हुआ करती है, यहाँ हीर ऑफ स्विच होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी बता देते हैं हम लोग, एटीएस। एटीएस, ठीक है। एटीएस यानी कि एक्चुअल टू ऑफ स्विच। एटीएस क्या होता है? एक्चुअल टू ऑफ स्विच, यानी कि जहां से एक्चुअल में जो है टंग रेल का टिप जहां से स्टार्ट आता है कि नहीं? टंग रेल की जो टिप होती है कि नहीं, वो एक्चुअल टू ऑफ स्विच होती है। ओके। अच्छा, टंग क्योंकि दो है तो इनके बीच में आपके जो है व्हाट वी से, हमारा क्या लगता है? स्ट्रेचर बार लगता है। वी प्रोवाइड सम स्ट्रेचर बार, डिपेंड करता है कितने एंगल कितना एंगल है वगैरह, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो कभी 1 in 8.5 में 3 स्ट्रेचर बार्स होते हैं, 1 in 12 में आपके जो है 4 स्ट्रेचर बार, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। ये समझ में आ गई बात? स्विच पोर्शन आपको क्लियर हो गया? स्विच पोर्शन आपको क्लियर होगा। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, ओवरऑल मुझे आपको बताना था कि स्विच पोर्शन वो पोर्शन जहाँ ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम एस आर जे एंड एंड्स ऑन एच ओ एस, हील ऑफ स्विच। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग अगले एस्पेक्ट पर, अगले वाले पे आ जाते हैं। क्या? हील ऑफ अच्छा, अगले पे ना आके डायरेक्ट लास्ट वाले पे जाते हैं। स्विच हमने पढ़ लिया अभी, हमने अभी स्विच पोर्शन पढ़ लिया। अब हम आएंगे क्रॉसिंग पोर्शन में। अब हम आएंगे क्रॉसिंग पोर्शन में। क्रॉसिंग पोर्शन में दोस्तों, एक्चुअल में जैसा उसका नाम है, स्विच हमने पढ़ा, अभी क्रॉसिंग पे हम आ गए। क्रॉसिंग में बेसिकली दो ट्रेनें एक दूसरे को, यानी कि सॉरी, ट्रेन जब पास करती है तो दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है ना। देखिए, अगर इसको लार्जर स्केल पे देखा जाएगा ये पोर्शन को, तो ये इस प्रकार से एक्स बन रहा है यहाँ पर, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको क्रॉसिंग कहते हैं ना। क्रॉसिंग कर रहा है, क्रॉसिंग टू ईच अदर, है कि नहीं? ये यहाँ पर होता है। अब दोस्तों, आप कहीं पर भी किसी भी ट्रैक में जाए, स्ट्रेट ट्रैक हो, कर्व ट्रैक हो, कुछ भी होने दो दोस्तों, हमेशा आमतौर पर क्या होता है दोस्तों? आमतौर पर हमेशा क्या होता है कि ट्रेन जब भी आपकी चलती है तो एलएच जो व्हील होती है ट्रेन की, एक एक एलएच रेल पर होती है, दूसरी आरएच पर होती है। स्ट्रेट हो, कर्व्ड हो, कुछ भी हो। क्रॉसिंग पोर्शन में दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन को एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना है। एक लाइन से दूसरी लाइन में उसे जाना है, ट्रेन के व्हील को जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। ये हमारा जो है व्हील है, इसका एक्सल है, और ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है। तो अब ये जब यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट मार्क किया हुआ है। क्यों किया ये मैं आपको भी बताऊंगा जब दूसरे डायरेक्शन में ट्रेन में भी लेके जाता हूँ। दोनों मूवमेंट में आपको साथ में बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। आप ये पोर्शन को देखो दोस्तों, गाड़ी को यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, तो इसको थोड़ा सा अनसपोर्टेड लेंथ यहाँ पर आ जाता है। यानी कि यहाँ से दो राह बोलते हैं ना, जैसे आमतौर पर हिंदी में चौराहा कहते हैं, यानी कि चार रास्ता। कई बार बोलते हैं दो राहें, है ना। दो राहें मतलब क्या होता है कि भाई आप एक रोड से जा रहे हो, आप एक रोड से जा रहे हो, अब रास्ता ऐसा हो गया, अब कहाँ जाए? तो हम क्या कहते हैं इसको? दो राह, है ना। ना आम भाषा में ऐसे ही कहते हैं ना। इधर से गए, अब दो रास्ते हो गए, ये या ये। इजंट इट लाइक दिस ओवर हियर? यहाँ पर भी ऐसी कुछ है ना। आप ऐसा भी जा सकते हो, यहाँ से आप ऐसा भी जा सकते हो, इजंट इट? देखो, अब यहाँ देखो, अब ये आपको क्लियर होगा, डायग्राम मैंने सब पूरा क्लियर कर दिया यहाँ के। तो ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, क्रॉसिंग पोर्शन है, यहाँ पे से दो रास्ते आते हैं, या तो ऐसा जा सकते हैं हम, या फिर हम ऐसा जा सकते हैं।
ठीक है। ओके। अच्छा, क्रॉसिंग की डेफिनेशन बता देता, क्रॉसिंग पोर्शन की डेफिनेशन में आपको बता देता। क्रॉसिंग में जो है आपका टो ऑफ स्विच, सॉरी टो ऑफ क्रॉसिंग और हील ऑफ क्रॉसिंग होता है, टीओसी। टीओसी एंड एचओसी। ठीक है। टीओसी और दूसरा होता है एचओसी। एचओसी। टीओसी कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर आपकी क्रॉसिंग और लीड पोर्शन की रेल आकर आपस में जुड़ती है, वो होता है आपका, वो आपका टीओसी होता है। सपोज यहां कहीं पे टो ऑफ क्रॉसिंग, हील ऑफ, ये एचओसी यानी कि ये हील ऑफ क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, तो टो ऑफ क्रॉसिंग, हील ऑफ क्रॉसिंग, इसके बीच में लगती है आपकी क्रॉसिंग। ठीक है। तो इसे बेसिकली देखा जाए तो ये आपका क्रॉसिंग का जो असेंबली है, ये टो ऑफ क्रॉसिंग से हील ऑफ क्रॉसिंग तक होता है। टो ऑफ क्रॉसिंग से लेकर हील ऑफ क्रॉसिंग का पोर्शन आपका कहलाता है क्रॉसिंग असेंबली पोर्शन। यहाँ इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों? क्रॉसिंग पोर्शन में मेन चीज देखने की क्या होती है, क्योंकि आप ये जगह देखिए, मैं आपको जो अभी इतने टाइम से जो बताना चाह रहा था, मेरा आपको अटेंशन ड्रॉ करना था, आपको ये पोर्शन में था। इस पोर्शन में आप देखें कि अगर ट्रेन यहाँ से जा रही है तो ये पोर्शन में यहाँ कोई रेल सपोर्ट नहीं है। मेन लाइन में जा रही है, अगर गाड़ी यहाँ से जा रही है, व्हील को कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है ना, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। दो राह है जिससे मैंने कहा ये हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से जब मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है या ऐसा जा रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो रेल है, लेकिन इस पोर्शन में अगेन यहाँ पर जो है कट आउट पोर्शन है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, अनसपोर्टेड लेंथ है। यहाँ पर भी गाड़ी ऐसा भी जा सकती है, ऐसा भी जा सकती है ना, ऐसा और ऐसा, यानी दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है। तो ये तो हमारी मजबूरी है कि क्रॉसिंग हमें देना है। क्रॉसिंग हमें क्यों देना है? क्योंकि गाड़ी को एक लाइन से दूसरे लाइन में पास करना है। इजंट इट? ये बात तो क्लियर है दोस्तों। एक लाइन से दूसरी लाइन में पास करना है, इसके लिए हमें क्या करना है? क्रॉसिंग पोर्शन देना है। अब ये अनसपोर्टेड लेंथ से गाड़ी जो है दूसरे रूट में ना चली जाए, उसके लिए क्या प्रोविजन है? उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज, वी हैव गॉट एन एसेट कॉल्ड चेक रेल। वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड चेक रेल। यहां पर भी देखे और यहां पर भी देखे। इन चेक का काम क्या होता है दोस्तों? कि जैसे मुझे पता है कि भाई यहां से जो है गाड़ी का चक्का जो है ना, गुमराह हो सकता है ना। गुमराह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये देखिए, ये यहां से अगर ये चक्रेल ना दी जाए तो ये ऐसा भी जा सकता है, या थोड़ा सा सा स्क्यू होकर ये ऐसा पकड़ ले रास्ता। समझ रहे? ये इस रास्ते को पकड़ ले, नोज को ये पकड़ ले, ज्यादा खाली ये पास हो तो गाड़ी इधर चली जाएगी। है कि नहीं? तो ये इस तरीके से ना हो तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो कंट्रोल है इस तरफ के चक्के पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक चक्र लगा देते हैं, और इसका जो है लैटरल मूवमेंट जो होता है व्हील का, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एडिक्वेट क्लियरेंस। थोड़ा सा क्लियरेंस दे देते हैं, व्हील को इस तरफ आने नहीं देते, ताकि भाई तू सीधे ही जाएगा, तू इस तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब गाड़ी का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, उस परिस्थिति में भी क्या कहा जाता है कि नहीं भाई, इसको यहाँ पर बांध कर रखो, ये जो है दूसरा रास्ता ना पकड़ ले। है कि नहीं? ये अनसपोर्टेड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी चक्र लगा दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, चक्र लगा दी जाती है, ताकि व्हील का जो है दूसरी दिशा में जो मूवमेंट वगैरह इस प्रकार से ना हो। ठीक है। ये समझ में आ गई बात? तो स्विच असेंबली के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसआरजे से लेकर हील ऑफ स्विच तक स्विच असेंबली होती है। टो ऑफ क्रॉसिंग से लेकर हील ऑफ क्रॉसिंग तक क्रॉसिंग असेंबली हमारी हुआ करती है। ठीक है। आई बात समझ में? और अब आ जाते हैं हम लोग लीड पोर्शन में। लीड पोर्शन बहुत सिंपल सीधा साधा है। लीड पोर्शन में कुछ है ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो लीड पोर्शन सिर्फ और सिर्फ स्विच को और क्रॉसिंग को आपस में दोनों दोनों असेंबली को कनेक्ट करने का काम लीड पोर्शन करता है। इसमें लंबी लंबी रेलें हुआ करती है। दो यहाँ पर भी दो रेलें सीधी होंगी और दो रेलें आपकी कर्व्ड होगी। जो एसआरजे से आया था वो आगे कंटिन्यूएशन में जाएगा, जो टंगरेल आया था, दोनों टंगरेलें आके टॉप ऑफ क्रॉसिंग पर जुड़ती है। ठीक है ना? बेसिकली इसको टंगरेल नहीं कहूंगा मैं, टंगरेल तो यहीं तक थी, हील ऑफ स्विच तक, लेकिन टंगरेल से जो कनेक्टेड रेल थी जिसको हम कहते हैं लीड रेल, लीड रेल
ये जो टंग रेल से निकल के आगे लीड रेल आई है, दोनों आके टॉप क्रॉसिंग पे जुड़ती है। और जो आपकी जो स्टॉक रेल से जाती है वो सीधे एक मेन लाइन की तरफ जाएगी और एक आपके कर्व लाइन की तरफ जाएगी। यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत सिंपल है, आपस में जॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, फिश प्लेटेड जॉइंट जैसा गैप इसके अंदर होना चाहिए। हाँ, अब जैसे मैंने आपको कहा कि वेल्डिंग की, अगर हम वेल्डिंग तो नहीं, मशीन जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, तो एसआरजे शुड बी मशीन जॉइंटेड एंड प्रिफरेबली वेल्डेड। प्रिफरेबली वेल्डेड, या बल्कि ये कहेंगे कि एसआरजे को वेल्डेड ही रखना चाहिए। दूसरा, हमारा टो ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ पे भी टो ऑफ क्रॉसिंग में दो यानी कि इस प्रकार से, ठीक है नहीं, दो रेलें यहाँ लगेगी, दो रेलें यहाँ लगेगी, तो ये सारे के सारे दे शुड बी मशीन जॉइंट। मशीन जॉइंट यानी कि व्हाट इज मीन बाय मशीन जॉइंट? मशीन जॉइंट का मतलब होता है दोस्तों कि गैपलेस जॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी गैप। मशीन जॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों? गैपलेस जॉइंट होना चाहिए। ओके, मशीन जॉइंट का मतलब क्या है? दे शुड बी गैपलेस वन, ना, क्या होने चाहिए वो? दे ऑल शुड बी गैपलेस। ठीक है, गैपलेस इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है अगर गैप रहता है तो यहाँ पे झटके फटके लगते हैं। अभी यहाँ पर आमतौर पर हम आजकल जो है सीएमएस क्रॉसिंग इस्तेमाल में लेते हैं, कास्ट मैग्नेस स्टील की क्रॉसिंग। उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी और आपकी जो है रेल की मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी के फर्क होता है, तो हम यहाँ पर वेल्ड नहीं कर पाते इनको। इनको हम आमतौर पर वेल्ड नहीं कर पाते, इसलिए कहा जाता है कि गैपलेस जॉइंट आप या मशीन जॉइंट आप प्रोवाइड करें। हाँ, अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़रूर हो गया है, साधारण जो है क्रॉसिंग, जो सीएमएस क्रॉसिंग की जगह वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग आ गई है। वो इसी मकसद से आई है कि ताकि उनको भी हम वेल्ड कर सके। एनीवेज, वो ये मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हमें बाद में इन सब चीज़ों को देखना है। मेरा कहने का मतलब, स्विच असेंबली की डेफिनेशन आपने देख ली, आपने क्रॉसिंग की देख ली, और जो बचे ये दोनों हैं, दोनों के बीच में जो रेलें होती है लंबी लंबी, लीड रेल वगैरह यहाँ पर होती है, दिस इज कॉल्ड एज लीड असेंबली। ठीक है, लीड पोर्शन में आमतौर पर स्लीपरों की लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है, स्लीपरों का मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा, स्लीपर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। खैर, क्रॉसिंग में भी ये स्लीपरें लंबी और होती चली जाती है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम। तो लीड पोर्शन में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, अगर देखा जाए तो। एक चीज़ है खाली कि इसके अंदर ग्लूट जॉइंट्स वगैरह हुआ करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल बेसिकली हमने एक टर्नआउट के अंदर देखा कि तीन सब असेंबलीज होती है, स्विच असेंबली, लीड असेंबली एंड क्रॉसिंग असेंबली। मैंने कुछ कुछ मेन मेन जो है फीचर्स जो है आपको बता दिए। एक क्वेश्चन है कि भाई, क्रॉसिंग पोर्शन में अगर चक्रेल नहीं लगाई है, क्रॉसिंग पोर्शन में अगर हम चक्रेल फिक्स नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या गाड़ी पास की जा सकती है? क्रॉसिंग पोर्शन में अगर हमने चक्रेल नहीं लगाई है, ये हम कुछ काम करते हैं, नया नया बिछाना टर्नआउट हो, चाहे आप उधर पे कुछ रिप्लेसमेंट का कुछ काम कर रहे थे और जिसमें आपने चक्रेल निकाल दी थी और आप फिक्स नहीं कर पाए इसको, तो मेरा दो ऑप्शन आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ। एक है कि ट्रेन को 30 km पे पास करेंगे, दूसरा है कि हम ट्रेन को पास नहीं कर सकते। दोनों में से सही कौन सा है दोस्तों, आप लोग कोशिश करके बताएं मुझे। नहीं पास कर सकते हैं? क्यों नहीं पास कर सकते? अच्छा, मैं चलो थोड़ा सा इसको क्यों नहीं पास कर सकते बाद में डिस्कस करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि लेवल क्रॉसिंग होता है, लेवल क्रॉसिंग में भी चेक रेल होती है, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग में अगर चेक रेल हमने नहीं लगाई है, सेम ऑप्शंस रहेंगे, ट्रेन को 30 km से पास करेंगे या ट्रेन को नहीं पास करेंगे, वहां क्या होगा? लेवल क्रॉसिंग में जो चेक रेल होती है वहां पर गाड़ी को 30 km से पास पास कर सकते हैं या नहीं पास कर सकते हैं? गाड़ी पास कर सकते हैं, सभी लोग अग्री कर रहे हैं, और ये भी कहा 30 km वहां, इसलिए क्योंकि वहां पर जो है रनिंग रेलें इंटैक्ट होती है, LH RH रेल दोनों का सपोर्ट होता है। वहां पर जो चेक रेल का मकसद एक ही होता है कि जो आपकी रोड ट्रैफिक वगैरह को पास होने के लिए जो है स्मूथ जो सरफेस चाहिए होता है, तो वो हम जब करते हैं तो ट्रेन की व्हील फ्लांज जो होती है वो पास हो जाए, इस वजह से हम गैप रखते हैं। जब हम लोग जो है चेक रेल नहीं प्रोवाइड किए होते हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड ज़रा कम कर देते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, क्रॉसिंग पोर्शन में किसी भी परिस्थिति में अगर आपने क्रॉसिंग की चेक रेल नहीं लगाई है,
चक्र ऑपोजिट टू क्रॉसिंग नहीं लगाइए, तो आप, चाहे आपका ब्लॉक बर्स्ट हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, इन नो सरकमस्टांसेस विल यू पास द ट्रेन। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द सेफ्टी। क्यों अगेंस्ट द सेफ्टी है? सिंपल लॉजिक है, अनसपोर्टेड लेंथ है, जो है दूसरा रूट गाड़ी पकड़ के जो है डिरेल हो जाएगी। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी ट्रेन चलती, जो हमारा जो ट्रैक का गेज होता है और ट्रेन का व्हील का गेज होता है, उसके अंदर थोड़ा सा प्ले दिया जाता है, ताकि वो साइनोसॉइडल मोशन ट्रेन का पॉसिबल हो पाए। बिल्कुल कट टू कट डायमेंशन नहीं होता है, थोड़ा सा प्ले दिया जाता है। तो उस प्ले में थोड़ा सा डगमग होते हुए तो आम ट्रैक पर भी होती है, और यहाँ पर तो आपने पूरा खुला रास्ता दे दिया उसको, है कि नहीं? जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर देखूंगा तो नए जब डालते हैं नया व्हील नया ट्रैक सब कुछ, तो शुरुआत में जो है नए व्हील के साथ में 19 mm का प्ले हुआ करता है स्टैंडर्ड, जो वियर होते होते 28.5 या आस तक पास तक जाता है। तो उसको तो उतना चलो 19 mm पकड़ लो, 19 mm ही पकड़ लो, तो जो ये जो प्ले होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तो उसको पूरा रास्ता खुली दावत आपने दे रखी है, जा भाई जहाँ तक जाना चले जा। तो वो दूसरा रूट पकड़ लेगा तो गाड़ी गिर जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि गाड़ी गिर जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं है ना कि भाई ट्रेन कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर की तरह है कि चलो भाई ये पास हो गया चक्का, वो पास हो गया। ट्रेन का हो तो उसके अंदर सैकड़ों व्हील होते हैं उसके अंदर। तो चलो भाई, कुछ ने साथ दे दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, तो या वहीं पर व्हील में भी कुछ डिफेक्ट रहा, तो ज्यादा हाई चांसेस है कि गाड़ियां गिर जाएंगी। इसलिए बगैर क्रॉसिंग में चक्कर लगाए आप कभी भी गाड़ी को पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टर्नआउट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बेसिक मोटा मोटी तौर पर हमने डिस्कस कर लिया। देन टर्न इन कर्व में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, व्हाट इज टर्न इन कर्व? The curve connecting the turnout curve after heel of crossing and adjoining track is called turn in curve। adjoining track को जब कनेक्ट करते हैं heel of crossing के बाद में, जो कर्व एडजॉइनिंग ट्रैक और मेन लाइन ट्रैक का जो टर्न आउट पोर्शन है, इसको जो आपस में जब जोड़ता है, उसको कहते हैं हम लोग टर्न इन कर्व। दैट इज कॉल्ड एज टर्न इन कर्व। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्ड वे में यहाँ पर एक टर्नआउट के बारे में बताया गया, जो मैं आपको इसके पहले बता रहा था, कि जैसे इन्होंने बताया कि स्टॉक रेल जॉइंट एसआरजे, हमने जैसे आपको बताया था सेम चीज़ ही है। देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके स्टॉक रेल जॉइंट हुआ करते हैं, एसआरजे हम लोग जिसको कहते हैं ना, एसआरजे स्टॉक रेल जॉइंट। ठीक है, एसआरजे हो गया। इसके बाद में दो स्टॉक रेल हुआ करती, तो उन्होंने बता दिया, एक ये स्टॉक रेल जो मैंने कहा ये कर्व्ड और एक स्ट्रेट। दूसरी दो टंग रेल है, एक कर्व्ड और स्ट्रेट ट्रैक के साथ कर्व्ड, कर्व के साथ स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गई हमारी एटीएस एक्चुअल टॉप स्विच। एक्चुअल टॉप स्विच ये जो यहाँ पे एक्चुअल टॉप स्विच एटीएस, यानी टंग रेल की जो टिप होती है बेसिकली, वो आपकी एक्चुअल टॉप स्विच हुआ करती है। ठीक है, अब दो टंग रेल है, एक तो है नहीं, तो दोनों आपस में मूव कैसा कर रहे थे, इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार का काम क्या होता है? स्ट्रेचर बार का काम क्या होता है कि दोनों टंगरेल साथ में मूव ऑन हो सके, दोनों टंगरेल साथ में मूव ऑन हो सके, तो उसके लिए क्या किया गया है, स्ट्रेचर बार प्रोवाइड किए गए हैं। स्ट्रेचर बार, तो ये दोनों टंगरेल, यानी कि जो सिग्नल के जो मोटर हुआ करते हैं, तो मोटर जब थ्रस्ट देता है, तो दोनों टंगरेले साथ में मूव हो, इसके लिए स्ट्रेचर बार हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि भाई मोटर को दोनों टंगरेल के लिए अलग अलग थ्रस्ट देना पड़ेगा। तो ये नहीं करना, करके क्या कर देते, दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, और एक बार जब पुश आपने अप्लाई किया, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, पुल या पुश वट एवर इट इज। ठीक है, जो थ्रस्ट रिवर्स और नॉर्मल में दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, मैं अभी यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, व्हाट वी से, हम साधारण टर्नआउट की बात कर रहे हैं, अभी हम टीडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे। समवन इज टेलिंग टीडब्ल्यूएस में स्ट्रेचर बार नहीं होता, सही है। टीडब्ल्यूएस और हम जो भी पढ़ रहे हैं, दिस इज ओआरएस, ओवर राइडिंग स्विच। एक्चुअली हम बेसिक पढ़ रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग हम बेसिक ऑफ टर्नआउट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी टर्नआउट में स्विच लीड और क्रॉसिंग तो होता ही है। अब एक जो बिल्कुल नया तो नहीं है, लेकिन नया कहेंगे इसलिए कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे चल रहा, टी डब्ल्यू एस यानी कि थिक वेब स्विच।
उसका कॉन्सेप्ट दोस्तों इस टर्नआउट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब हम लोग थिक पे स्विच पर बात करेंगे तो हम आपको उसमें एलेबरेट करके बताएंगे। अभी के लिए आप जो है ओवर राइडिंग स्विच जो है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी टर्नआउट की है तो दैट इज ओवर राइडिंग स्विच। तो हम लोग पहले उस पर बात कर रहे हैं। TWS पे हम अलग एक सेशन लेकर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बहुत हम परेशान हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्विच असेंबली का डेफिनेशन बता, देखो ये हील ऑफ स्विच HOS, हील ऑफ स्विच लिखा है इन्होंने, HOS हील ऑफ स्विच यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था SRJ से लेकर HOS तक, हील ऑफ स्विच तक हमारी स्विच असेंबली हुआ करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्किंग के बारे में अगर हम लोग स्विच पोर्शन की बात बात करें तो आपका जो स्टॉक रेल होता है, आपका जो स्टॉक रेल होता है, स्टॉक रेल फिक्स होता है, टंग रेल आपकी फ्लेक्सिबल हुआ करती है। तो इसके लिए हम लोग जो है स्टॉक रेल में जो है कुछ चेयर्स लगा के रखते हैं जो स्टॉक रेल को अपनी जगह होल्ड करके रखे। क्योंकि मैंने कहा कि स्टॉक रेल को मूव होना नहीं है, लेकिन जो मोटर पॉइंट थ्रस्ट देगा तो टंगरेल को देगा, टंगरेल जाके हिट करेगी स्टॉक रेल को, तो स्टॉक रेल भी उसकी भी टेंडेंसी होगी कि मूव ऑन होने की। तो वो मूव ना हो, इस वजह से हम लोग चेयर्स लगा के स्टॉक रेल को होल्ड करके रखते हैं। वेरएज टंगरेल इज स्लाइडिंग ओवर दैट चेयर, उस चेयर का जो बॉटम होता है उस पर हम लोग ल्यूब्रिकेशन करके रखते हैं, तो टंगरेल उसके ऊपर स्लाइड होके मूव होती है, आगे पीछे इस प्रकार से वो मूव ऑन हुआ करती है, ठीक है। ये सब हम सभी लोग ये बात को जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। एक चीज और, एक चीज ये है कि स्टॉक रेल जो है, क्योंकि स्टॉक रेल मूव ना हो इसलिए हम लोग स्टड बोल्ट की सहायता से चेयर प्लेट और स्टॉक रेल को आपस में बांध करके रखते हैं, ना। आपस में बोल्ट से, स्टड बोल्ट की सहायता से हम लोग उसको अटैच करके रखते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे जो स्टड बोल्ट्स प्रॉपर हेड थिकनेस के अलग अलग जगह लगाए जाए। देखिए अब यहाँ भी इस डायग्राम को आप गौर से देखें हैं तो ये तो पूरा का पूरा स्विच पोर्शन ही है, ये ATS है, ये आपका हील ऑफ स्विच है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे आप ATS की तरफ बढ़ते हैं गैप कम होते चला जाता है। तो जो स्टड बोल्ट्स हुआ करते हैं यहाँ पे तो फुल हेडेड स्टड बोल्ट्स होते हैं, हम लगा सकते हैं। लेकिन जब आप नजदीक जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो स्टॉक रेल है और टंग रेल है दोनों आपस में आके चिपकते हैं। तो उधर पे जो है गैप अगर जो है अगर हेड के थिकनेस ज्यादा रहेगी तो टंग रेल की वेब को अगर बोल्ट का हेड टच करने लगेगा तो पॉइंट आपका सेट नहीं होगा। तो वहाँ थिन हेडेड स्टड बोल्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं, थिन हेडेड स्टड बोल्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं। उनका भी एक सीक्वेंस हुआ करता है कि नहीं। उनका भी अपना जो है ना सीक्वेंस हुआ करता है, तो वो जो है उसको फॉलो करना है, यानी कि जितना नियरर टू ATS है उतना थिन हेडेड होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हेड थिकनेस थोड़ी बढ़ती चले। इसके अलग अलग ड्राइंग नंबर दी गई है, स्टड बोल्ट कौन से स्लीपर पे कौन सा लगना है, वो सब इंश्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हमने अल्टा पल्टी कर दिया गलती से, आप परेशान हो जाओगे, आपका पॉइंट सही से सेट होगा नहीं। अगर आपने थिन हेडेड की जगह पे थिक हेडेड लगा दिया, देखो थिक हेडेड की जगह थिन हेडेड लगा दिया, इतनी दिक्कत नहीं होगी वो। लेकिन अगर थिन हेडेड की जगह आपने थिक हेडेड लगा दिया तो वो जो है वेब को जो टंगरेल की टच करने लगेगा, पकड़ने लगेगा, आपका पॉइंट बैठने वाला नहीं। जरा सा इस चीज पर ध्यान देना है हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक हाफ सेट ऑफ स्विच भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इस डायग्राम में, वो भी मैं बता दूं। हाफ सेट ऑफ स्विच का मतलब क्या है, इन्होंने देखो एक बॉक्स बना के यहाँ पे दिया है, यानी कि ये तो पूरा का पूरा फुल सेट कहा तो LH स्विच और RH स्विच दोनों ना। ये LH स्विच हो गई, ये RH स्विच हो गई। इनमें से कोई एक लिया पार्ट, यानी कि स्टॉकरेल और टंगरेल की जोड़ी लिया, तो इसे हम कहते हैं हाफ सेट ऑफ स्विच। हाफ सेट ऑफ स्विच हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, हाफ सेट ऑफ स्विच हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा समवन इज आस्किंग अबाउट हाउसिंग, व्हाट अबाउट हाउसिंग। देखिए हाउसिंग के बारे में जो मैं भी आपको जो मैं स्टड बोल्ट्स के बारे में कह रहा था, तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे तो चीज़ अपने आप समझ में आएगी। हमारी रिक्वायरमेंट है कि ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाए, ठीक है। तो जहां से व्हील को पास होने को, यहाँ जैसे भी ये जो अभी आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं मुझे बताएं, ये अभी फिलहाल के लिए पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट है
या आपके टर्न आउट साइड के लिए, कहाँ के लिए सेट है बताएं। देखिए दोस्तों, ये जो अभी फिलहाल के लिए जो डायग्राम में दिया गया है, दिस इज सेट टू मेन लाइन। दिस इज सेट टू मेन लाइन। अभी जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज सेट टू मेन लाइन। कैसे सेट टू मेन लाइन है? देखिए, ये गाड़ी यहाँ से, ये जो चक्का आया ये यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पर आपका व्हाट वी से, ये यहाँ जो ये जो पोर्शन है, यहाँ की टंगरेल बिल्कुल स्टॉक रेल को चिपक के जाएगी, चिपका दी जाएगी। ठीक है। अब ये जो गैप दिख रहा है आपको, अपना जो है एटीएस यानी टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो गैप है, दिस इज सफिशिएंट फॉर द ट्रेन व्हील टू पास थ्रू इट। वो यहाँ से पास होके चले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दिस इज सेट टू मेन लाइन। दिस इज सेट टू मेन लाइन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये सेट टू मेन लाइन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर टर्नआउट साइड अगर होता तो कैसा होता। टर्नआउट साइड अगर होता तो ये जो है आपका जो है ये टंग रेल ऐसा होता, और ये आपका टंग रेल थोड़ा सा यहाँ से खुला होता, इजंट इट। ये यहाँ से खुली होती इस प्रकार से। थोड़ा कच्चा पक्का आप समझ जाइए, आप लोग स्मार्ट हो। तो ये व्हील जो है आपकी जो है यहाँ से इस प्रकार से इसमें से पास हो जाती थी। व्हाट आई मीन टू से, वो जो है यहाँ से सेट होता तो ये व्हील यहाँ जाती थी, और फिर वो टंग इस प्रकार से यहाँ से निकल के आती थी, इजंट इट। इसमें कोई कंफ्यूजन है दोस्तों? बराबर। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहे हैं कि टंगरेल कहाँ से कहाँ तक होगी, तो सिंपल भाषा है, एटीएस से लेके हील ऑफ स्विच ये पोर्शन, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा और आगे तक रहेगी। ये यहाँ एक्चुअली स्विच पोर्शन में डेफिनेशन के हिसाब से टंगरेल हील ऑफ स्विच तक, लेकिन प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आगे एक्सटेंडेड होगी, यहाँ का इसका जो जॉइंट होगा यहाँ पर आप जो है लीड पोर्शन में इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर थेरोटिकली स्पीकिंग एटीएस से एचओएस तक टंगरेल होती है, थेरोटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा आगे रहेगी जहाँ पे आप पट्टी वगैरह बांध सकें। ठीक है। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हाउसिंग के बारे में आपने पूछा था, जैसे भी ये डायग्राम देख लीजिए, मेन लाइन को पॉइंट सेट है, तो यहाँ पर हाउसिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब क्या है कि टंग रेल और स्टॉक रेल आपस में कितनी चिपकी हुई है। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको कि कितनी वो जो है उनके अंदर आपस में कितना कनेक्टिविटी है, कितना वो एक दूसरे को जो है चिपक के हैं, वो होता हाउसिंग। यानी देखो ये इस प्रकार से, गेटिंग। ठीक है, हाउसिंग का मतलब क्या आता है कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन देम, बिल्कुल आपस में चिपके हो। दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज हाउसिंग। तो ये हाउसिंग इसको कहते हैं, यानी आपस में बिल्कुल चिपक के रहना, दैट इज कॉल्ड एज। ठीक है, आई बात समझ में? इसको कहते हैं हाउसिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल और रिवर्स पोजीशन क्या है। नॉर्मल का मतलब क्या है दोस्तों, कि पॉइंट सेट टू मेन लाइन कॉल्ड एज नॉर्मल, पॉइंट सेट टू टर्न आउट इज कॉल्ड एज रिवर्स। ओके, आप समझ में आई बात आपको? जब पॉइंट मेन लाइन की तरफ सेट होता है उसको वी कॉल्ड एज नॉर्मल। जब पॉइंट आपका टर्न आउट साइड में होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स। ठीक है, नॉर्मल पोजिशन, रिवर्स। कंट्रोल से आपने मैसेज आप लोग को आता होगा, है कि नहीं, कि पॉइंट पॉइंट एनसीएन एनसीआर नॉट कमिंग टू नॉर्मल, नॉट कमिंग टू रिवर्स। तो यही होता है कि अगर नॉट कमिंग टू नॉर्मल कहा तो यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में पॉइंट सेट नहीं हो रहा है, इसमें गैप है। ठीक है, या रिवर्स में नहीं तो उसमें तो बेसिकली पूरा का पूरा जो है पैनल में कनेक्टेड होता है, तो जब तक पॉइंट प्रॉपर से आपस में हाउस होके चिपक ना जाए, वो इंडिकेशन पैनल पे आता नहीं है कि भाई वो टंगरे लाके चिपक गई है, इंडिकेशन देता नहीं है। ठीक है, ये अच्छा। एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एचओएस का क्या फंक्शन है। एचओएस, एज आई टोल्ड यू, ये एचओएस का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये एचओएस एक हिंज पॉइंट की तरह एक्ट करता है, एक हिंज पॉइंट की तरह एक्ट करता है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस माई टंगरेल इज मूविंग। मूविंग यानी कि स्लाइडिंग। ना टंगरेल का मूवमेंट क्या होगा कि इस तरफ हो ना, साइडवेज उसका मूवमेंट होना है कि नहीं। तो टंगरेल एक हिंज पॉइंट, ये हील ऑफ स्विच एक हिंज पॉइंट की तरह एक्ट करता है। एक्चुअली यहाँ पे दो बोल्ट से इसको फिक्स किया जाता है। हिंज पॉइंट क्यों कह रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
ठीक है। हिंज पॉइंट में क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ कि हिंज इसको इसलिए कहा जाता है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, हमारी बॉडी में देयर आर सो मेनी हिंजेस। ठीक है। अब अज्यूम कर, जैसे आपने आपने पूछा ना कि हील ऑफ स्विच का क्या रोल है, क्यों हम देते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम के लिए ऐसा अज्यूम करता हूँ कि वी डोंट हैव अ हील ऑफ स्विच, हम गायब कर देते हैं उसको ना। तो समझने के लिए आसानी होगा, मैं थोड़ा सा इसको हील ऑफ स्विच को गायब कर देता हूँ, और फिर क्या होता है उसको देखते हैं। नहीं है कोई हील ऑफ स्विच, यानी कि लाइन हमारी कैसी है, बिल्कुल सीधी सीधी है ना, ये ऐसे ही बिल्कुल ना, जैसे था पहले वैसे ही हो गया। अब हील ऑफ स्विच नहीं, अब आपने इसको कहाँ बांध रखा है, हाँ अज्यूम करो हील ऑफ स्विच अभी नहीं है, जैसे मैंने कहा ये एटीएस आपकी इधर है। अब आपका ये आ गया टो ऑफ क्रॉसिंग, टो ऑफ क्रॉसिंग, टो ऑफ क्रॉसिंग आपका किधर आया, टो ऑफ क्रॉसिंग आपका यहाँ आया, देखो TOC। यानी हील पे अगर आपने टंगरेल को नहीं बांधा दोस्तों, तो डायरेक्ट इसका अगला कनेक्शन जो होगा वो होगा आपके टो ऑफ क्रॉसिंग पर। तो अब आपको का जो भी मूवमेंट होगा वो यहां से लेके यहां तक इतना लंबा पोर्शन दोस्तों ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके विथ रिस्पेक्ट टू टो ऑफ क्रॉसिंग मूवमेंट होगा। और टो ऑफ क्रॉसिंग के ऊपर जब भी पॉइंट का मूवमेंट होगा, तो टो ऑफ क्रॉसिंग जो है इसके ऊपर जो है, जो पट्टियां वगैरह लगी रहती है इसके ऊपर फोर्सेस जनरेट होंगे। ठीक है। अब इसको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, हम अपने हाथों का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मैं अगर सिंपल बात करूं तो एक हमारा शोल्डर हो गया, इसको कहते हैं कि हमारा शोल्डर है, कंधा होता है ना, कंधा। दिस इज सपोज ये मेरा शोल्डर है। ठीक है। ये मेरा शोल्डर है। ठीक है। और हील ऑफ स्विच जो मेरा था, ये क्या है हमारा, व्हाट वी से, एल्बो, कोहनी होती ना हमारी, कोहनी, एल्बो। हील ऑफ स्विच जो हमारा था HOS, जो हमने अभी गायब कर दिया, ये क्या था हमारा, एल्बो था। ठीक है। क्या है हमारा, एल्बो। अब आप सोचो कि मैं, अगर एल्बो नहीं है मेरे हाथ में, अगर एल्बो नहीं है, तो मैं जो भी काम करना है विद रिस्पेक्ट टू शोल्डर रोटेट करना पड़ेगा ना। ये मेरे समझो फिंगर्स वगैरह हो गए, पाम हो गए यहाँ पर, तो मेरा मूवमेंट कहाँ से होगा, विथ रिस्पेक्ट टू शोल्डर होगा। ठीक है। हम कुछ खाना भी नहीं खा सकते, अगर अगर सपोज एल्बो इज नॉट देयर, शोल्डर से आप रोटेट कर रहे हो, तो आप खाना भी नहीं खा सकते, अपने मुंह को हाथ भी नहीं लगा सकते, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ठीक है। और वही एल्बो दे दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होता है, यहाँ से बेंड हो जाता है, आसानी से मूवमेंट होता है। तो जब हील और स्विच का जो रोल है वो यही है कि लिमिटेड पोर्शन के अंदर टंगरेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है। इसलिए से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वी प्रोवाइड हील और स्विच। ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, हील और स्विच समझ में आ गया कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड इट। ठीक है। नॉर्मल रिवर्स के बारे में कह रहे हो, वापस से रिपीट करें, देखिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है, पॉइंट सेट टू मेन लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल डायरेक्शन, पॉइंट सेट टू टर्न आउट साइड इज कॉल्ड एज रिवर्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और स्विच और पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। मैंने बताया था कि स्विच पोर्शन यानी कि जहां पर जो है लाइन एक ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन पे है, उसको स्विच पोर्शन कहते हैं। उसी का दूसरा नाम पॉइंट भी है, मैंने बिल्कुल चैप्टर जब आज का लेक्चर शुरू किया था उस टाइम बताया था। यानी कि स्विच ही पोर्शन होता है जिसमें जो है लाइन एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, मोटा मोटी तौर पर इस प्रकार से। तो इसी को हम लोग पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन इसी को हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इस पर हमने बात कर ली, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्ट्रेचर बार्स होंगे, यहाँ पर चेयर प्लेट्स होंगी, यहाँ पर नीचे जो है ल्यूब्रिकेशन वगैरह हमें करना है, स्टड बोर्ड्स का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे असेट्स इसके अंदर स्विच पोर्शन में होते हैं। एक स्विच पोर्शन में आगे यहाँ पे गेज टाइप प्लेट होता है कि विद रिस्पेक्ट टू विच आपकी टंगरेल जो है मूव ऑन वगैरह हुआ करती है। यहाँ पर जो गैप है ATS में स्टॉकरेल से जो गैप दिया गया है, इसको हम लोग थ्रो ऑफ स्विच कहते हैं, वी कॉल इट एज थ्रो ऑफ स्विच, यानी कि कितना गैप उसके अंदर दिया है, थ्रो ऑफ स्विच। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो हमें ध्यान में रखना है।
हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी दो टंगरेले मूव हो रही है तो स्ट्रेचर बार से कनेक्टेड है, तो स्ट्रेचर बार जो है वो जो है आपकी स्टॉकरेल के जो है अंडर साइड यानी स्टॉकरेल के निचला हिस्सा, फुट के नीचे के हिस्से में कभी भी आपकी स्ट्रेचर बार टच होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर और अटेंशन की बात होती है स्विच पोर्शन में कि पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हमने ये पैकिंग देखी क्या है, टंगरेल आपकी है फ्री दोस्तों। टंगरेल देखिए, स्टॉकरेल तो आपकी कंटिन्यूशन में आ रही है, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा। टंगरेल आपकी दोस्तों फ्री है। टंगरेल आपकी फ्री होने के कारण दोस्तों उसको अगर पैकिंग आपने बराबर नहीं दी तो वो कहीं पर भी मूव ऑन होती, सही से पॉइंट सेट होता नहीं है। उसको आके प्रॉपर स्टॉकरेल का हाउस होना है। लेकिन अगर टंगरेल आपकी फ्लोटिंग है, व्हाट इज मीन बाय फ्लोटिंग, दैट इज इट इज नॉट रेस्टिंग ऑन द चेयर। जो बेस प्लेट हुआ करती है उस पर रेस्ट नहीं कर रही, जब वो हवा में होती है तो प्रॉपरली वो जल्दी सेट होती नहीं है। फिर उस परिस्थिति में आपने देखा होगा आमतौर पर लोग कोई चीज़ से दबाते हैं, या कोई लोग जो है ऊपर आके स्ट्रेचर बार के ऊपर खड़े होकर झटका देते हैं, तब जाके पॉइंट, देसी तरीका बहुत सारा है, आपने देखा होगा लाइन पर काम करते टाइम लोग ये करते हैं, तब जाके पॉइंट सेट होती है। तो पैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और खास करके ये जो पोर्शन है हमारा, जो एटीएस के आसपास का जो पोर्शन है, यहाँ पे पैकिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर सिग्नलिंग गियर्स हुआ करती है, और यहाँ पर हमने अगर सही तरीके से पैकिंग नहीं की तो टंगरेल फ्लोट कंडीशन में आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी टाइमिंग वगैरह होती रहे। उसके लिए हमारे पास यूनिमैट मशीन हुआ करती है, यूनिमैट की सहायता हमें लेना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है। और क्रॉसिंग पोर्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रॉसिंग पोर्शन में चेक रेल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दोनों तरफ चेक रेल हुआ करती है। इसमें चेक रेल का गैप का इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। क्रॉसिंग में भी देखा जाएगा तो वियर वगैरह के पैरामीटर आगे आप दे जाएंगी तो आपको हम बताएंगे क्या क्या, कितना वियर विंग रेल में और एनसी पे क्या क्या वियर होना चाहिए, 100 mm आगे, ये वट एवर, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, 100 या 150 mm ऐसा कुछ तो है, वहां पर देखना है, दैट विल सी लेटर ऑन। यहाँ चक्रेल का जो गैप होता है 41 से 44 mm के बीच में होना चाहिए आपके, 41 से लेके 44 mm। फ्लेयर एंड पे अराउंड 68.75 के आसपास तक गैप वहाँ पर होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन्होंने बताया कि दोनों लाइन का सेंटर के हिसाब से उन्होंने बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लीड पोर्शन में आता है। इसका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ्रीक्वेंस नहीं है। ठीक है। ओके। देखिए दोस्तों, क्रॉसिंग पोर्शन में अगेन एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट आपका पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लॉन्ग स्लीपर लंबी लंबी होती है, यहाँ पर देखा जाएगा तो तीन रेलें आती है। अगर विद रिस्पेक्ट टू इस पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो तीन जगह, यहाँ पर एक रेल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तीन जगह एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो एक कह सकते हैं कि कंटिन्यूस बीम होती है ना, हमारी सिविल इंजीनियरिंग में कंटिन्यूस बीम जैसा होता है। यानी कि यहाँ पर तीन जगह से सपोर्ट चाहिए, तीन जगह से आपको सपोर्ट चाहिए, एक, दो और तीन। ठीक है ना, इजंट इट। ये देखिए अभी आपकी गाड़ी जैसे ये मेन लाइन तरफ हो गई, ठीक है, ये मेन लाइन तरफ हो गई, इधर पे लोड आ रहा है, इधर पे लोड आ रहा है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, या क्रॉसिंग में जाते हैं तो ये यहाँ और यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आपका कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ ये जो पोर्शन यहाँ पे क्रॉसिंग आ गया ना, ये वाला पोर्शन क्रॉसिंग पोर्शन है। एक स्लीपर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ में पैकिंग भी देखो, मैंने ये एरो मार्क करने का मतलब यहाँ तीन जगह से सपोर्ट होना चाहिए। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ना, व्हाट वी से, यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपकी पैकिंग, ये तीनों जो एरो है यानी कि ये आपका स्लीपर पैकिंग है। ये वाला पोर्शन यहाँ हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब आमतौर पर आप देखते हैं ना, हम देखते हैं जो प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, तो आमतौर पर यहाँ पर आपकी पैकिंग दिक्कत नहीं होती है। इवन यहाँ भी नहीं होती, दिक्कत होती है यहाँ पर। एक तो आपकी क्रॉसिंग काफी मोटी होती है, यहाँ पे जगह ज्यादा होती नहीं, हम पैकिंग कर नहीं पाते और हम इग्नोर करते हैं दोस्तों इस पोर्शन को। इस वजह से होता ये है दोस्तों कि होना तो चाहिए यहाँ पर पैकिंग, अगर पैकिंग है तो सपोर्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हम पैकिंग नहीं करने की वजह से, भाई गाड़ी तो चलनी है ना, गाड़ी चलेगी तो लोड तो आना है, तो ये तो इधर आएगा। तो अब मुझे चाहिए था कि यहाँ से एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं आता, तो व्हाट हैपेंस होता ये है कि यहाँ से ये जो है स्लीपर ऐसी बेंड होने लगती है। एंड दैट इज द रीजन
दैट इज द रीजन। देखो ये सपोर्ट आपका निकल गया, यहाँ पैकिंग नहीं है मतलब यहाँ से सपोर्ट हट गया, अब ये समझ लीजिए। अगर यहाँ पैकिंग होती, अगर यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे पैकिंग हमारी जैसे थी, यहाँ पर पैकिंग ऐसी होती तो ये बेंडिंग कम होती थी। लेकिन क्योंकि हम नहीं कर पाते यहाँ पे पैकिंग, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर से क्या बेंडिंग होने लगती। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों क्रॉसिंग पोर्शन में यहाँ पे स्लीपर है अक्सर क्रैक होती है। ठीक है, क्या है वहां पर, यहाँ पर हमारा जो है ना ये स्लीपर में जो क्रैक डेवलप होने का कारण जो है दोस्तों, वो यही कारण है क्योंकि हम लोग इस जगह पर जो है पैकिंग नहीं कर पाते, और इस वजह से जो है यहाँ से स्लीपर क्रैक होती। तो यहाँ पे पैकिंग बिलो द क्रॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, प्रैक्टिकल दुश्वारी जरूर है दोस्तों, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। स्लीपर है, लंबी लंबी है, हैवी हैवी स्लीपर है, जगह ज्यादा नहीं होती क्रॉसिंग के पीछे जो आपका जो है ना सही से आप जो है पैकिंग करने के जो आपका जो टूल होता वो नहीं जा पाता। तो मैं आपको कहता हूँ कि क्रॉसिंग पोर्शन में दोस्तों सेलेक्टेड साइज के जो बलास्ट होते हैं ना, नॉट टू बिग वंस एंड नॉट टू नाइदर टू स्मॉल एज वेल, थोड़ा सा एवरेज साइज के जो बलास्ट के पीसेस होते हैं ना, जहां तक हो सके ना चुन चुन के लिए जाएं और उनको पैकिंग में इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी बात, हमारे पास ऑफ ट्रैक टैंपर हुआ करते हैं, ऑफ ट्रैक टैंपर्स होते हैं ना, तो ऑफ ट्रैक टैंपर की सहायता ली जानी चाहिए दोस्तों क्रॉसिंग पोर्शन में जो है ना पैकिंग करने के लिए। अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो आपका पॉइंट काफी हद तक जो है ना वो इम्प्रूव दिखाई देता है कि नहीं। अब हम ऑफ ट्रैक टैंपर जल्दी इस्तेमाल में लेते नहीं हैं और बलास्ट पे भी हम ज्यादा ध्यान देते नहीं, इस वजह से हमारी जो है स्लीपर है वगैरह तोड़ने को मिलती तो टूटती भी हमें दिखाई देती है। अब हम देखते हैं ना पूरा टर्नआउट के स्लीपर्स इंटैक्ट है, क्रॉसिंग पोर्शन में जो भी डेजिग्नेटेड जो क्रॉसिंग पोर्शन के स्लीपर्स है वही टूटते हैं, नहीं टूटने का कारण यही है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये एक जरा चैलेंजिंग चीज होती है, इसको हमको इंश्योर करना होता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात, सीएमएस क्रॉसिंग जब हम डालते हैं तो क्रॉसिंग अगर हमारी क्रैक हो जाती है ना दोस्तों, तो क्योंकि इसका मेटलर्जिकल डिफरेंस होता है, तो आपने देखा होगा सिग्नल वालों ने जहाँ पर भी सीएमएस क्रॉसिंग होती है आमतौर पर जो है रेले आपस में कनेक्ट फिश प्लेट वगैरह जो आपस में कनेक्टिविटी बॉन्ड वगैरह देके हम करते हैं। लेकिन क्रॉसिंग पोर्शन में अगर आप देखेंगे ना तो वो ये कुछ इस तरीके से वो के वायर डाल के रीरूट कर देते हैं इस प्रकार से। यानी अगर आपकी क्रॉसिंग पोर्शन में कभी क्रैक डेवलप हुआ फॉर सम रीजन, तो वो आपका जो है ना पैनल पे डिटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो आपके पैनल पे डिटेक्ट होता नहीं, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। खास करके टर्नआउट एरिया में जो है गौर से जो है ना विजिबल क्रैक वगैरह क्रॉसिंग वगैरह के ऊपर हमें ध्यान वगैरह देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो है आज कुछ बेसिकली मैनुअल के हिसाब से बेसिकली हमने कुछ ज़्यादा स्टार्ट तो नहीं किया दोस्तों। वी जस्ट हैड लाइक बेसिक ओवरव्यू ऑफ आर टर्नआउट, तो ताकि हमें आगे के लेक्चर समझ में आए। होपफुली मैं जो जो चीज़ें आप लोगों ने पूछी उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बताते गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जब हम एक्चुअल में हमारा जब ये पढ़ेंगे ये पोर्शन, तब वो आपके लिए ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैनुअल के हिसाब से आगे क्या क्या चीज़ें दी गई है वो हम लोग लेंगे। थैंक यू।